नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। तापमान कम होने के बावजूद हड़ताली कर्मचारियों के हौसले कमजोर नहीं हो रहे। सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बावजूद संविदा कर्मचारी काम पर वापस लौटने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक आदेश जारी नहीं होता तब तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किए गए और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय यात्रा निकाली गई। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 20वां दिन है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर हड़ताल का असर पड़ रहा है। तो पिछले 20 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आश्वासन उनको मिल गया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं, हड़ताल वापस नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक आदेश जारी नहीं होता है नियमितीकरण का, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। ठंड है, राजधानी भोपाल में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन ये ठंड भी हड़ताली कर्मचारियों के हौसले को कमज़ोर नहीं कर पा रही है। और पिछले 20 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन, उनकी हड़ताल लगातार जारी है। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, आश्वासन मिलने के बाद भी जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों पर, अपनी हड़ताल पर अडिग हैं, डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक आदेश, वो चाहते हैं कि आदेश आए फिर वो हड़ताल खत्म करें। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो आज 20वां दिन है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल पर है। हालांकि इनकी हड़ताल का जो असर है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा पर हल्का ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो हड़ताली हैं भोपाल में आकर में जरूर हैं, मगर आधे दिन की हड़ताल के बाद ये फिर नदारद हो जाते हैं, भोपाल भ्रमण पर निकल जाते हैं। अभी हम इनकी हड़ताल के स्तर पर पहुँच रहे हैं मगर कोई मिल नहीं रहा है। लगातार सरकार पर ये दबाव बना चुके हैं, विधानसभा घेराव कर चुके हैं। सरकार ने भी इन्हें अल्टीमेटम दे दिया। जाहिर सी बात है अब सख्त कदम भी सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही इनकी तरफ से देखने को मिल रही है। टीकाकरण अभियान भी कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया, इनको एक समय दिया था, मगर उसके बावजूद ये इंतजार और उनका जो अभी पालन नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है सरकार कोई सख्त कदम उठा सकती है। ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हिमालय से आ रही सर्द हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में ठंड ज्यादा है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। ग्वालियर, चंबल, भोपाल समेत कई शहरों में घना कोहरा है। सर्द हवाओं का जोर इतना था कि दिन चढ़ने के बाद भी राहत नहीं मिली और दिन में भी सर्दी सताती रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हिमालय से आने वाली हवाओं के चलते, सर्द हवाओं के चलते उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और अगले 24 घंटों में भी इतनी ही गिरावट की संभावना। आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं के क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना है। आपके सामने तस्वीरें हैं नर्मदापुरम, ग्वालियर, शाजापुर, भोपाल, टीकमगढ़। शाजापुर में आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा है। लोग वहां पर आग जलाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। भोपाल में भी यही हालात हैं। विजिबिलिटी काफ़ी कम है। घना कोहरा होने के चलते वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कत होती है वाहन चलाने में। ग्वालियर के भी हाल देखिए आप, वहां पर भी घना कोहरा है। हिमालय से आ रही सर्द हवाओं ने वहां पर भी ठंडक बढ़ा रखी है। टीकमगढ़ में भी यही हालात हैं। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बाहर भयंकर ठंड है। तापमान 10 डिग्री से नीचे है। नर्मदापुरम में भी यही हालात, यहाँ पर भी ठंड के चलते हालात खराब। सर्दी के सितम ऐसा है कि सड़कें
सूनी हैं, सुनसान हैं, लोग अपने घरों में ही बंद हैं, कैद है, दुबके हुए हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। कोहरे की वजह से लोग कहीं आ जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। धूप निकलती है लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता, समझ में नहीं आता, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा। कहीं कहीं तो सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो रहे। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। भोपाल में अब सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल के अलावा आंगनवाड़ी सुबह 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। यह आदेश आज से ही लागू हो गया है। वहीं ठंड को देखते हुए जबलपुर में स्कूलों की टाइमिंग को भी बदलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। सभी स्कूल अब कल से 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। जबलपुर और इंदौर में स्कूलों के खुलने की टाइमिंग में बदलाव हो गया है। तो क्या कुछ माहौल है फिलहाल राजधानी भोपाल में, वो हम जान लेते हैं। भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, काफी ज्यादा ठंड है राजधानी भोपाल में, हम कह सकते हैं ठंड अपने पीक पर है और स्कूलों की टाइमिंग में भी अभी बदलाव किया है। फिलहाल कैसा मौसम वहां पर? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से बात करूं तो अधिकांश जिलों में तापमान जो है वो 10 डिग्री के नीचे चला गया है। यानी अगर कहें तो सर्दी जो है वो सितम बर पा रही है। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो नौनिहाल हो रहे हैं, जिन्हें सुबह सुबह जाकर स्कूल जाना पड़ता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है उसके अनुसार जो कलेक्टर्स हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से निर्णय लिए। राजधानी भोपाल की बात करूं, इंदौर की बात करूं या जबलपुर की जो महानगर उनकी बात करूं, यहां स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। वहीं जो सबसे अधिक प्रभावित इलाका है यानी ग्वालियर चंबल संभाग इलाका, वहां के मुरैना के कलेक्टर ने बाकायदा 1 सप्ताह की छुट्टियां घोषित कर दी, क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करूं तो वहां तापमान लगभग 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया और शीतलहर जो है वो तेज होती जा रही है। जिस तरीके से उत्तर भारत से जो तेज हवाएं आ रही हैं, शीतलहर जो आ रही है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही है। हालांकि 25 दिसंबर तक मध्य प्रदेश का तापमान जो है वो सामान्य माना जा रहा था, लेकिन 25 दिसंबर के बाद जो है वो लगातार पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। और यही कारण है कि बल्कि अधिकांश जिलों में टाइमिंग को बदला गया। जो स्कूल 7:30 बजे या 8:30 बजे लग रहे थे, अब उनका समय जो है वो 9:30 बजे कर दिया गया। यानी 9:30 बजे के पहले कोई स्कूल, कोई आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो संचालित नहीं किया जाएगा, क्योंकि नौनिहालों को सर्दी के जो प्रकोप है उससे बचाना। और यही कारण है कि अलग अलग जिले में कलेक्टर अपने अनुसार लगातार आदेश दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब शीतलहर का प्रकोप और अधिक बढ़े तो कई ऐसे जिले होंगे जहां पर छुट्टियां भी कर दी जाएं, जिसकी शुरुआत जो है वो मुरैना से हो चुकी है। तो सर्दी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है उसके बाद अब एहतियात के तौर पर जो सरकारी विभाग हैं वो निर्देश लगातार दे रहे हैं। अगर दूसरे इंतजामों की बात करें तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि जो राहगीर हैं या जो देर रात काम से लौटते हैं या ऐसे कई लोग होते हैं जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास अपनी बस या यात्रा के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को ठंड में ठिठुरना ना पड़े, इसके लिए अब अलाव की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये निर्देश दिए थे कि जितने भी जो रैन बसेरे हैं उनमें व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी जाएं, ताकि सर्दी के दौरान जब कोई व्यक्ति शहर में हो और यदि उसको आश्रय चाहिए तो आराम से वो अपनी रात जो है वो छत के नीचे गुजार सकता है। तो इस तरह के तमाम इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। वो सबसे अधिक अगर राहत देने की आवश्यकता है तो वो नौनिहालों को, और यही कारण है कि स्कूलों के समय में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत भरी खबर हम कह सकते हैं उन बच्चों के लिए जो सुबह सुबह उठते हैं और स्कूल के लिए तैयार होते हैं। अब थोड़ी राहत उन्हें मिल पाएगी। शैलेंद्र, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है इस सर्दी को लेकर कि कब तक सर्दी का सितम मध्य प्रदेश के वासी झेलेंगे? देखिए, अगर मौसम विभाग की माने तो सुमित, आने वाले समय में और तेज सर्दी का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले सप्ताह में
जो मावठ की बारिश है वो कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से उत्तर भारत में जो सर्दीली हवाएं आ रही है या ये कहें कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते यहाँ पर शीतलहर हो रही है। और यदि इसी इलाके में अगर बारिश होती है, मावठ की बारिश अगर होती है, हल्की फुहारें भी पड़ती हैं तो ये शीतलहर को और ज़्यादा सर्द बना देंगी। तो ये कहा जाए कि संक्रांति के आसपास तक यानी 15 जनवरी के आसपास तक जो तेज सर्दी है वो इसी तरीके से लगातार बढ़ती रहेगी। और जब संक्रांति के यानी सूर्य उत्तरायण हो गए उसके बाद जो है उस सर्दी का असर थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं कि सामान्य स्थितियां हो जाएंगी, तब भी 10 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां तापमान न केवल 10 डिग्री बल्कि कई इलाके तो ऐसे हैं जहां 5 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया। तो ऐसे में आने वाले समय में यदि मध्य प्रदेश में मावठ की बारिश दर्ज होती है तो यकीन मानिए कि आने वाला 1 से 2 सप्ताह जो है मध्य प्रदेश के लिए बहुत अधिक सर्दी भरे वाले साबित होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, जहां राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई और राज्यपाल से विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अपील की है इस प्रतिनिधिमंडल ने। मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि राज्यपाल ने भी जल्द से जल्द तमाम पहलुओं पर विचार कर हस्ताक्षर करने की बात कही है बिल पर। महामहिम राज्यपाल महोदय से प्रतिनिधि मंडल मिलकर माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह और निवेदन किए हैं। छत्तीसगढ़ के हित में जो आरक्षण विधेयक जो छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में पास किया गया है उस विधेयक पर हस्ताक्षर हो, उस पर त्वरित निर्णय हो, हमने निवेदन किया है। महामहिम राज्यपाल ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर जल्दी से जल्दी हर पहलुओं पर विचार करके हम निर्णय लेंगे। आरक्षण को लेकर सियासी पेच लगातार फंसा हुआ है। राजभवन में अभी भी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गुहार लगाई है कि इस पर हस्ताक्षर कर लिया जाए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव है। सर, 2 दिसंबर 2022, 3 जनवरी 2023, 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। गवर्नर के पास मेरी जानकारी में 3 विकल्प होते हैं। बिल जब आता है उसको स्वीकार कर लें, दस्तखत कर दें, अस्वीकार कर दें, दस्तखत करके वापस भेज दें, या विचार के लिए रखें। विचार के लिए रखने पे संविधान में कोई समय सीमा क्योंकि नहीं लिखी गई है, तो अनिश्चितकालीन भी अगर गवर्नर चाहे तो रख सकते हैं। इस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि अनिश्चितकालीन वाली बात चालू हो गई। नुकसान क्या क्या हो रहा है इससे? अगर अनिश्चितकालीन तक अगर विधेयक को रोका गया तो क्या नुकसान हो रहा है? जिन बच्चों को इस आरक्षण के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती लेना है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वो प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में सेवाएं उपलब्ध करानी है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के। चलिए, क्या कुछ सरगर्मी रही, क्या कुछ गहमा गहमी रही है इस मुलाकात के बाद, वो हम समझते हैं। एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रायपुर का रुख करेंगे। अभिषेक, मुलाकात हुई है लेकिन इस मुलाकात के बाद निकलकर यह सामने आया है कि कुछ खास बात बन नहीं पाई है। राज्यपाल महोदया ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है इस प्रतिनिधि मंडल को, मतलब पैंच अभी भी फंसा हुआ। बिल्कुल सुमित, देखिए ये जो मुलाकात है इसे औपचारिक कह सकते हैं, क्योंकि सरकार या कांग्रेस अपनी तरफ से इस बात को बताना चाहती है कि राज्यपाल के पास हमने एक और अनुरोध किया है, और वो अनुरोध जो वरिष्ठ मंत्री थे कांग्रेस के सरकार के, वो उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन इससे कोई विशेष बदलाव आना नहीं है। राज्यपाल को जो फैसला करना है राज्यपाल वो ही करेंगी। और आज जो रैली हुई है, अब देखिए सुमित, दरअसल पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया है। चुनावी साल है, कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव को, तो इसीलिए अब राजनीतिक दल ये जो टेक्निकल पक्ष है, साइन होना नहीं होना, ये तो अपनी तरफ है ही, उसके अलावा पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान भी सभी नाप तोल रहे हैं यहाँ पर। तो कांग्रेस ने इसीलिए एक बड़ी रैली आज यहाँ पर की, उनकी प्रभारी शैलजा शामिल हुई और कांग्रेस ने कहा कि इस मसले पर लड़ेंगे। बीजेपी पर पूरा आरोप लगाया कि वो या तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने को कहे या तो बताए कि वो आरक्षण के खिलाफ है। तो पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया है। हर कोई पॉलिटिकल माइलेज इस पर लेना चाह रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। बीजेपी इस पर कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है, कांग्रेस बीजेपी पर मढ़ रही है, और राज्यपाल को जो भी इस पर टेक्निकली फैसला लेना है वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो उस पर फैसला लेंगी। अब आने वाले दिनों में इस पर रार सुमित और बढ़ेगी।
ये शुरुआत है चुनावी साल में एक रैली की। कांग्रेस के बाद भाजपा इस पर सामने आएगी, कभी फिर कांग्रेस सामने आएगी। तो कुल मिलाकर चुनावी साल है, इसलिए पॉलिटिकल एंगल से सभी पार्टियां इस पर सोचने भी लगी हैं। बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर SC ST का, इसलिए और 29 सीटें यहाँ पर उनकी हैं, इसलिए इस नफा नुकसान को ध्यान में सभी रखकर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस मसले को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। वही कोशिश आज कांग्रेस ने एक बड़ी रैली के जरिए यहाँ पर की है। बिल्कुल अभिषेक, आरक्षण का ये जो मुद्दा है, OBC आरक्षण का ये जो मुद्दा है, वो मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, या हम कहें एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। यही वजह है कि ये मुद्दा अभी भी फंसा हुआ है, 1 महीना हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये मुद्दा अब तक सुलझ गया होता। अभिषेक, बिल्कुल वही मैंने कहा कि चुनावी साल है, दूसरा एक बड़ा वोट बैंक है इसके दायरे में, आरक्षण के दायरे में आ रहा है। आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़, यहाँ पर 29 सीटें जो हैं वो रिजर्व सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मायने सीटों के लिहाज से, वोटों के लिहाज से इस आरक्षण विधेयक का है। इसीलिए पूरी तमाम सियासत इस पर हो रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। राज्यपाल पर अब कांग्रेस दिनों दिन एग्रेसिव होती जा रही है, खुलकर उसके मंत्री और खुद मुख्यमंत्री अब तीखे तेवर यहाँ पर अपनाने लगे। उनका कहना है कि वो सीधे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल ये साइन नहीं कर रही हैं, और यही वजह है कि इस प्रकार की रैलियां हो रही हैं, तीखे बयान सामने आ रहे हैं। और जैसा मैं बता रहा हूं कि बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में, ये मसला भी रुकेगा नहीं और आगे आग इस पर तेज होगी, सभी अपने अपने तरीके से, क्योंकि अलग अलग समाज के लोग भी इस पर सामने आ रहे हैं। इसीलिए स्वाभाविक सी बात है राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा देखेंगी, क्योंकि कुछ महीने बाद जो चुनाव है, हर कोई कन्विंस करने की कोशिश करेगा यहाँ पर इन समाज को कि हम आपके पक्ष में खड़े हुए हैं, और सामने वाली पार्टी जो है वो इसके खिलाफ है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत ही दिलचस्प मामला हो चुका है ये। आने वाले समय में और क्या कुछ होता है ये देखना भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कबाड़ कारोबारियों पर GST ने छापा मारा है। GST की टीम ने 40 सदस्यीय टीम ने 4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। मंसूरी ट्रेडर्स, यूनिट मेटेलिको, आजहरी ट्रेडर्स, प्रिंस ट्रेडर्स के मालिक हैं जिन पर छापामार कार्रवाई हुई है। कबाड़ खरीदने और बेचने का काम करती है ये फर्म। फर्जी लेन देन की आशंका को लेकर कार्रवाई हुई। सागर डिवीजन के नेतृत्व में 5 जिले के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। छतरपुर संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए हैं फोन पर। नरेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? नरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी जी। एक साथ 4 जगह छापेमारी कार्रवाई की गई है, जिसमें जिन कबाड़ के कारोबारी हैं, जो फार्म है, उनका नाम प्रिंस ट्रेडर्स, मंसूरी ट्रेडर्स, अजहरी ट्रेडर्स और यूनिटी मेटेलिको पर एक साथ 40 सदस्यीय GST विभाग की करीब 40 सदस्यीय टीम ने एक साथ छापामार कार्रवाई की है, जिसमें आरोप है कि कहीं ना कहीं जो कबाड़ के कारोबार है, क्योंकि बड़े स्तर पे कबाड़ का कारोबार करते हैं जो फर्में हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं फर्जी लेन देन किया गया है, जिसको लेकर उसकी जांच की जा रही है। और GST की इस कार्रवाई से पूरे जो कबाड़ कारोबारी हैं और भी अन्य कबाड़ कारोबारी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और जो ट्रेडर्स के संचालक हैं वो भी हतप्रद है कि आखिरकार GST ने एक साथ 40 सदस्यीय टीमों के साथ आकर 4 जगह दबस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की है। और अधिकारियों का ये कहना है कि 24 घंटे के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार इनके द्वारा कितना फर्जी लेन देन किया गया है। ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।